नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है परिवार। तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही मेरे कामों में अपनी नाक घुसा रहती है। मैं तंग आ गई हूँ। मेरी अपनी भी जिंदगी है। अरे मैं समझा दूंगा, शांत हो जाओ। अमन ने लैपटॉप में आंखें गड़ाए हुए कहा। क्या समझा दोगे? वो अनपढ़ कुछ नहीं समझेगी। उसका हमेशा का नाटक है। सर पर पल्लू ढको, धीरे बोलो, धीरे हंसो, ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो। और उस गंवार ने कभी कुछ देखा भी है क्या जो मुझ पर तानाशाही करती है? अगली बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। जहां भेज सकते हो भेज देना, नहीं तो मैं भेज दूंगी। लेकिन घर में अब इसको सहन नहीं करूंगी। इसके बाद सोना पैर पटकती हुई चली गई और अमन अपने काम में ही लगा रहा। सोना आशा की बहू थी, जिसे वह बड़े मन से ब्याह कर लाई थी। वो अनपढ़ थी, लेकिन नियम कायदे अच्छे से जानती थी। वो एक शांत मन की महिला थी और सभी से प्रेम पूर्वक बात किया करती थी। उनके पति का देहांत काफी साल पहले ही हो गया था। जब उनका बेटा अमन छोटा था और बड़ी बेटी वर्षा शादी लायक थी, आशा जी सिलाई जानती थी और उन्होंने उसी काम से अपने घर को चलाया था। पति जो पैसा छोड़कर गए थे, उससे बेटी का ब्याह कर दिया था और उसके बाद बेटे को पढ़ाने लिखाने में जुट गई। वो ना दिन देखती और ना ही रात, बस अंधाधुंध काम करती रहती थी। काम के प्रति उनकी लगन आसपास के लोगों में प्रसिद्ध थी, जिससे लोग उन्हें काम भी देते थे। यह उनके मेहनत का ही नतीजा था कि अमन आज एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था और 6 महीने पहले ही आशा जी ने धूमधाम से उसकी शादी की थी। मगर यह क्या, बहू को उनका कुछ भी कहना पसंद ही नहीं था। सोना जोर जोर से हंसकर बात किया करती थी, जिस पर आशा जी प्यार से थोड़ा धीरे बोलने को कह देती तो उसको बुरा लग जाता। कुछ एक ही दिन में सोना का रहन सहन बदल गया, जो आशा जी को पसंद नहीं आ रहा था। सोना को खुले और छोटे कपड़े पहनना पसंद था, लेकिन मोहल्ले की औरतें उसको देखकर बातें बनाने लगी थी कि आशा की बहू को कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन लक्षण अच्छे नहीं दिखते। कैसे हीरोइन की तरह कपड़े पहनकर घूमती हैं? इससे हमारी बहुओं पर क्या असर पड़ेगा? और यह तो हमारी लड़कियों को भी बिगाड़ देगी। यह बातें कुछ दिन के अंदर ही आशा जी के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, जिस पर वह सोना को कहने के लिए मजबूर हो उठी थी। लेकिन सोना को एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं हुआ और जिसका नतीजा यह हुआ कि उसने अपने पति अमन से अपनी सास को ही घर से निकालने को कह दिया। अमन ने आशा जी से कहा, मम्मी, वो ऐसे घर से नहीं है। उसके घर में नौकर चाकर हैं। वो बचपन से ऐसे ही रही हैं, थोड़ा खुले स्वभाव की हैं। जैसे रहती हैं रहने दीजिए। इस बात पर आशा जी ने थोड़ा नाराज हो गई। मैंने कब मना किया? खूब पहने, लेकिन इस बाहर वाली औरतों को दिखाना जरूरी है क्या? क्या सब देखकर हमारे बारे में बातें बनाते हैं? रात को पहनकर तुम्हारे साथ जाया करे, कोई परेशानी थोड़ी है। यह सब बातें सोना ने सुन ली थी। अमन, इससे कह दो कि मैं किसी से डर कर नहीं रहूंगी। जो जी में आएगा करूंगी, जैसा रहना होगा रहूंगी। उन औरतों से कहो कि आंखें बंद कर ले, और अगर दिक्कत तुम्हारी माँ को है तो यह भी कहीं चली जाए। सोना टका सा जवाब देकर गुस्से में दन दनादन होते हुए चली गई। आशा जी ने अमन की तरफ देखकर कहा, अब यह मुझे मेरे ही घर से जाने को कह रही है? बेटा, तुमने इसे कुछ भी नहीं कहा। अमन ने कहा, मम्मी, ये गर्म दिमाग की है। कुछ ही देर में शांत हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी और मैं बाद में बात करूंगा। इससे अभी कहता तो बात बिगड़ जाती। अमन ने अपनी माँ को समझा दिया। इसी तरह आए दिन बीतते गए और अमन अपनी माँ को यही बात समझाता, जिससे सोना की हरकतों पर लगाम लगाने की वजह बढ़ती रही। 1 साल होने को आया और सोना प्रेग्नेंट हो गई। घर में खुशी का माहौल था। आशा जी ने पता लगते ही चारों तरफ खुशी में मिठाई बांट दी थी। लेकिन यह सब देखकर सोना ने अमन से गुस्से में कहा,
अमन, ये तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा नहीं उछल रही? बच्चा मुझे होने वाला है या उनको? अमन ने गुस्से में कहा। पागल हो क्या तुम? ऐसे कौन बोलता है? दादी बनने वाली हैं तो खुशी नहीं होगी क्या? सोना का गुस्सा इस बात से सातवें आसमान पर जा पहुंचा और उसने चीख कर कहा, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए और इसमें किसी मर्जी से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आज ही इसको हटवा दूंगी। यह सुनकर आशा जी सन्न रह गई, लेकिन अमन का इशारा देखकर कुछ बोल ना पाई। सोना को कमरे में जाकर तैयार होते देखकर अमन ने पूछा तो सोना ने अमन से कहा, इस बच्चे के बारे में डॉक्टर से बात करने जा रही हूँ। अमन ने उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया और प्यार से समझाने लगा, अरे वो अनपढ़ है, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा और डॉक्टर मानेंगे भी नहीं। और वह कौन सा हमेशा साथ रहेंगी? एक दिन तो यह सब तुम्हारा होगा। सोना यह सुनकर मुस्कुरा उठी थी। अमन हमेशा उसको इसी तरह समझाया करता और वो मान जाया करती, लेकिन आशा जी के उसकी सोच उतनी ही गिर जाया करती। उसकी उस सोच के प्रति नफरत कम होने की वजह बढ़ जाती और इस पर अमन ध्यान ही ना देता। लेकिन आज यह बातें आशा जी ने सुन ली थी। यह कौन सा तरीका था समझाने का, जिससे अमन अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द कह रहा था? बाहर खड़ी आशा जी खून का घूंट पीकर रह गई। खड़े खड़े पैर जैसे सुन्न हो रहे थे। अपने बारे में बेटे से ही इतना सब सुनना एक सदमे के बराबर था। आशा जी कमरे में जाकर बैठ गई और पति की तस्वीर को देखकर रोने लगी। पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, एक ही बेटा है, अब तो उससे भी सुख की कोई आस नहीं लग सकती। जीवन भर इसके जीवन के लिए मेहनत करती रही और इसने मुझे यह दिन दिखा दिया। सोना को 1 महीने से ऊपर हो गया और गर्भवती होने के कारण अब उसके स्वभाव में बदलाव भी हो रहे थे, जिससे वह हर वक्त चिड़ी रहती थी। लेकिन आशा जी दिल दुखने के बाद भी उसके प्रति अपना कर्तव्य समझकर उसका ख्याल रखती रही। अमन के सामने भी कभी कुछ ना कहा। उसके शब्द हर दिन अपनी मर्यादा पार कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने आशा जी से कहा, बुढ़िया तू मेरे सामने मत आया कर, मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। खबरदार जो फिर मेरे सामने आई तो, वरना घर से बाहर कर दूंगी। 2 रोटी खा और चुपचाप घर संभाल। उसके बदले इतना भी नहीं करेगी क्या? यह सब अमन ने भी सुन लिया था, लेकिन उसने फिर से माँ को अंदर जाने का इशारा किया। पहले तो उसी अंदाज में सोना को समझाया और फिर माँ से जाकर कहा, माँ इसकी बात का बुरा मत मानना। ऐसे समय में औरतें अजीब हो ही जाती हैं। यह ऐसी बिल्कुल नहीं है और घर में इतना सब आप नहीं करोगी तो कौन करेगा? इसका ख्याल भी तो रखना है ना। आशा जी अमन की बातें समझती थी, लेकिन एक औरत होने के नाते उन्होंने सोना का साथ देना ही सही समझा। लेकिन सोना से थोड़ा दूर रहने लगी। सोना फिर भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी और आशा जी को नीचा दिखाती थी। वो दिन भी आ गया जब सोना को एक बेटी हुई। सबसे ज्यादा खुश आशा जी ही थी, लेकिन सोना ने अपने ही बच्चे को देखकर मुंह सिकोड़ लिया था। अमन ने जब उसे बच्ची की बधाई दी तो उसने एक तरफ मुंह करके कहा, तुम और तुम्हारी माँ पालो इसको, तुम्हें यही तो चाहिए थी। अब मुझसे कुछ मत कहना। अमन सन्न रह गया, लेकिन ऐसे समय में क्या बोलता। यह बात आशा जी ने भी सुन ली थी और उन्होंने गोद में ली हुई बच्ची को सीने से लगा लिया था। वो दुखी थी। एक बच्ची पैदा होते ही कैसे अपनी माँ से दूर हो गई है भला। इसका क्या दोष है? माँ का स्नेह, प्यार, दुलार अब इसको कौन देगा, जबकि अभी तो यह नन्ही सी जान है और इसको सबसे ज्यादा जरूरत सोना की ही है। जब बच्ची भूखी थी तब भी सोना ने नर्स के कहने पर मुंह बनाते हुए उसे सीने से लगाया। जाने क्यों उसके दिल में माँ का प्रेम जागा ही नहीं रहा था। कैसे पत्थर दिल थी। अस्पताल से घर आने के बाद तो सोना ने अपने वही रंग दिखाने शुरू कर दिए। अमन, यह बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो माँ बेटे देखो इसको, मैंने पैदा कर दिया है, अब मुझे फ्री करो। बात बात पर मुझे मत बुलाया करो और इसको मेरे माथे मरने की जरूरत नहीं है। अमन परेशान था कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले,
कैसे सोना को समझाए कि बच्ची को इसकी जरूरत है। बच्ची अपनी दादी के पास ही रहती और सोती थी, और सोना उसकी हर बात से बेखबर रहती थी। आशा जी का बच्ची के लिए प्यार दुलार देखकर सोना उसको खूब ताने मारती। ऐसा ही शौक था तो एक बच्चा और पैदा करना था। कहीं अनाथ आश्रम में रह लो, वहां बहुत बच्चे होते हैं। आशा जी अपने ही बच्चे के लिए उसको ऐसा कहते देखकर आश्चर्य करती कि उससे कुछ ना कहे, क्योंकि उनके अनुसार अपनी इज्जत अपने हाथ थी। सोना को अपनी जुबान पर लगाम तो थी नहीं, इसलिए वही चुप रहने लगी थी। बच्ची 1 साल की हो गई थी और उसका जन्मदिन था। घर में आशा जी ने पूजा पाठ के अलावा पार्टी का भी प्रबंध किया, जिसमें अमन ने उसका साथ भी दिया। मगर सोना यह देखकर चिढ़ रही थी और कहती रही, कौन सी राजकुमारी पैदा हुई है जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, इतना तामझाम और पैसा खर्च किया जा रहा है। दोनों पागल हो गए हैं। किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही ना दिया। जैसे घर में मेहमान आने शुरू हो गए, सोना ने अपना रंग बदल दिया और बच्ची को गोद में उठाकर खड़ी हो गई। लेकिन बच्ची उससे दूर भाग रही थी। सबके सामने मुस्कुराती हुई सोना ने उसको खिलौने दिलाने की भी कोशिश की। शाम को पार्टी में सब शुभकामनाएं दे रहे थे तो सभी कह रहे थे कि दादी हो तो आशा जी जैसी, पोती का कितना ख्याल रखती हैं, इनके बिना तो ये एक पल भी नहीं रहती। ये सुनकर सोना का पारा हाई हो रहा था और उसने जैसे तैसे पार्टी खत्म होने का इंतजार किया। सब मेहमानों के जाने के बाद उसने घर में हंगामा कर दिया। अमन, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। इस बुढ़िया ने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं जो सब इसकी तारीफ कर रहे थे। इसका तो काम है ये, और मैं भी बाहर नौकरी करती हूँ तो कहाँ से ख्याल रखूंगी। अमन अपने ऊपर कंट्रोल ना कर पाया और बोल पड़ा, नौकरी का मतलब यह नहीं कि बच्ची माँ के दूध से भी दूर रहे और माँ के प्यार से भी। तुम्हारे तो स्पर्श का भी उसको पता नहीं है। वो तो जानती ही नहीं कि तुम उसकी माँ हो। मम्मी ना होती तो इसका जाने क्या होता। तुम तो फेंक देते इसको। अमन की बातें सुनकर सोना का चेहरा तमतमा गया और उसने झट से आशा जी की गोद से बच्ची को छीनकर बेड पर पटक दिया और बच्ची रोने लगी। आशा जी उसे उठाने चली तो उसने उन्हें धक्का दिया और बेटी को पीटने लगी। तेरी ही वजह से नाटक हो रहा है, तुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। बोल कौन है तेरी माँ, बोल कौन है। यह देखकर अमन ने बच्ची को जल्दी से झपट कर उठा लिया और कहा, पागल हो गई हो क्या? ये नादान तुम्हारे सवालों के जवाब देगी क्या? कितनी पत्थर दिल हो। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। यह सुनकर सोना ने आओ देखा न ताओ और आशा जी पर हमला बोल दिया। तो फिर इसको घर से निकालो, मैं अपनी बच्ची को देख लूंगी। अनपढ़ औरत ही इस झगड़े की जड़ है। उसने आशा जी का हाथ पकड़कर बाहर खींचा, जिसमें बच्ची को उठाए अमन सोना सोना चिल्लाता रहा। लेकिन सोना के कान पर जूं तक ना रेंगी और वो आशा जी को खींचकर मेन गेट तक ले गई। अपने पागलपन में सोना को कुछ नहीं सूझ रहा था और उसने आशा जी को बाहर निकाल दिया। अमन ने चीख कर कहा, पागल हो गई हो क्या? उन्हें वापस बुलाओ अंदर। लेकिन सोना ने गेट बंद कर दिया और ताला लगाकर चाबी छुपा दी। रोती हुई बच्ची को गोद में पकड़े अमन चिल्लाता हुआ एक हाथ से ही चाबी ढूंढता रहा। अमन ने सोना से कहा, सोना, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो इज्जत का ख्याल करो और चुपचाप चाबी दे दो। लेकिन सोना खामोश बैठी रही। रात के 11 बजे उसकी माँ बाहर खड़ी रो रही थी। आशा जी ने कई बार आवाज भी दी, लेकिन सोना को जैसे कोई सुनाई ही नहीं दे रहा था। अमन की बेटी गोद में सो गई तो उसने सोना को झकझोर कर कहा, सोना, पिछले 1 घंटे से मम्मी बाहर खड़ी हैं। कितने लोगों ने उन्हें देखा होगा, क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि कैसे बहू बेटे हैं। ताला खोलकर उन्हें अंदर ले आओ। इस बार सोना ने जाने क्या सोचकर चाबी निकालकर उसे पकड़ा दी। अमन जल्दी से बाहर पहुंचा और ताला खोलकर बाहर माँ को ढूंढने लगा। लेकिन बाहर आशा जी थी ही नहीं। इधर उधर देख रहा था मगर वो दूर तक ना दिखाई दी। अमन परेशान सा अंदर आया और सोना से कहने लगा, मम्मी बाहर नहीं है। सोना, यही चाहिए था ना तुम्हें? अब करना सब अकेले, जो तुमसे होता ही नहीं। अमन को घूर कर देखती सोना कुछ ना बोली और जाकर सो गई।
लेकिन अमन माँ की तलाश में सड़क पर निकल गया। काफी देर तक ढूंढता रहा और फिर खाली हाथ हताश होकर वापस आ गया। शायद आज आशा जी के दिल पर लगी थी और वह खुद ही चली गई थी। अमन सारी रात माँ की फिक्र में सो नहीं पाया और बैठा रहा। उसने अगले दिन अपनी बहन को पार्क में बुलाया और सोना को भनक भी न लगने दी। दीदी, इस सोना का क्या करूं? ना तो बच्चा पालना चाहती हैं, ना ही मम्मी को पसंद करती हैं। इसके कारण मम्मी घर छोड़कर चली गई। उसकी बड़ी बहन वर्षा को भी माँ की फिक्र हो रही थी। तभी उसकी नजर दूर बेंच पर लेटी हुई एक महिला पर पड़ी, जिसने पल्लू से मुंह ढका हुआ था। दोनों ने जाकर देखा, लेकिन वो महिला कोई और थी। अमन, तूने ही छूट दी है इस सोना को, जिसके कारण मम्मी नहीं मिल रही। शुरू में ही अगर इसका मुंह बंद किया होता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह देखकर पापा की आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। अमन के मुंह में जैसे शब्द ही नहीं थे और वो खामोश खड़ा था। आज उसकी करनी उसके सामने थी। दोनों कुछ देर बाद अपने अपने घर चले गए। आशा जी रात में स्टेशन पहुंची, खाली हाथ थी और टिकट के पैसे भी ना थे। बेंच पर बैठे हुए जब थक गई तो सो गई थी। किसी ने उन्हें उठाया। आपकी ट्रेन है क्या? यहाँ कोई आपका आने वाला है? उन्होंने मना किया तो उसने कहा, तो फिर प्लेटफॉर्म पर क्या कर रही हैं? आप बाहर जाओ। आशा जी बाहर आ गई तो स्टेशन से लगे मंदिर के बाहर भंडारा होता दिखाई दिया। किसी ने उन्हें प्रसाद स्वरूप प्लेट पकड़ा दी। आशा जी इस कारण मना ना कर सकी और एक तरफ बैठकर खाने लगी। इसके बाद कई दिन मंदिर के बाहर ही गुजार दिए। एक दिन एक गुब्बारे वाले ने कहा, माँ जी, जरा आप यह गुब्बारे पकड़ लीजिए, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। वो गुब्बारे वाला उनको गुब्बारे का दाम बताकर चला गया और जब 15 मिनट बाद वापस आया तो 5 गुब्बारे बिक चुके थे। आशा जी ने उसको ईमानदारी से हिसाब बताकर पैसे दे दिए। फिर उनके दिमाग में कुछ कौंधा और उन्होंने गुब्बारे वाले से इसको करने का तरीका पूछा। उसने खर्चा और तरीका सब बता दिया। आशा जी ने जाकर अपने हाथ की अंगूठी बेच दी, जिससे कुछ पैसे आ गए और उन्होंने एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढ लिया, जो कि मंदिर के ही पास था। कुछ पैसे उन्होंने गुब्बारे खरीदने में लगा दिए और उसमें हवा भरने वाली मशीन खरीदकर बेचने के लिए तैयार कर लिया। अब उन्होंने स्टेशन और कई जगहों पर जाकर गुब्बारे बेचे, जो कि शाम तक बिक गए। वो खुशी खुशी कमरे में वापस आ गई। आते आते रास्ते में से उन्होंने बिछाने के लिए एक चटाई खरीदी और खाना भी ले आई। अब उनका रोज का यही काम हो गया था, जिससे उन्होंने अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े और कुछ जरूरत की चीजों का इंतजाम कर लिया था। वो गुब्बारे से तरह तरह की चीजें बनाकर बेचती, जिससे बच्चे उनकी तरफ आकर्षित होकर खरीद लेते थे। उनका काम चल निकला था, लेकिन परिवार से अलग होने का दुख उन्हें अंदर ही अंदर परेशान भी करता था। धीरे धीरे 4 महीनों से ऊपर हो गए थे, लेकिन अभी तक एक ही शहर में रहते हुए भी उनका अपने बच्चों से आमना सामना नहीं हुआ था। आशा जी अपना जीवन यापन गुब्बारे बेचकर करती रही और 1.5 साल बीत गए। एक बार वो स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में जाकर गुब्बारे बेच रही थी कि उनकी नजर एक बच्ची पर, जो गुमसुम सी सीट पर बैठी हुई थी। उनकी नजर जब उस पर पड़ी तो उन्हें वो अपनी पोती जैसी लगी। लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न दिया तो आशा जी ट्रेन से उतर गई। लेकिन बाहर उतरते ही उन्होंने सामने उसी बच्ची को खड़े देखा, जो बहुत तेज रो रही थी। लगभग 2.5 साल की बच्ची माँ बाप के बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी। आशा जी को उसमें अपनी पोती दिखाई दे रही थी। उनसे उनका रोना देखा ना गया था और उन्होंने उसको गले से लगा लिया। काफी देर तक इधर उधर पूछने के बाद भी उसके माँ बाप का पता ना चला। आशा उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी और इसी कारण उसको लेकर घर आ गई। बच्ची को उनके पास बहुत शांति मिली और वह उनके सीने से चिपकी रही। उन्होंने उसको खाना खिलाया और कुछ टॉफी चॉकलेट भी दिलवा दी। बच्ची सो गई थी और सोते हुए बिल्कुल अपनी पोती जैसी लग रही थी। कुछ दिन वो उनके पास रही और आशा जी ने भी मोह बस उसकी जानकारी पुलिस में नहीं दी। उन्हें डर भी था कि जाने अब अपने असली माँ बाप से मिल भी पाएगी या नहीं। इससे तो अच्छा कि मेरे पास ही रहे, मुझे भी सहारा मिल जाएगा। बुढ़ापे में
और यह तो देखने में भी बिल्कुल मेरी पोती जैसी है। आशा जी ने उसको भी अपना परिवार बना लिया और दोनों एक साथ खुश रहने लगी। आशा जी ने अब एक मशीन खरीद ली, जिससे अब वो सिलाई भी करने लगी थी। इससे आमदनी बढ़ गई थी और बच्ची का ख्याल भी अच्छे से रख पा रही थी। अब उन्हें इसका स्कूल में एडमिशन करवाने की चिंता थी, तो उन्होंने उसे एक छोटे से स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। माँ-बाप के नाम पर अपना नाम लिखवाया और कह दिया कि इसके माँ-बाप मर चुके हैं और यह उनकी पोती है। आशा जी मेहनत से सब उसके लिए कर रही थी। इस बच्ची के कारण उन्हें जीने का मौका जो मिल गया था। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के आगे पीछे घूम रही थी और यूं ही बच्ची बड़ी हो गई। आशा जी की कड़ी मेहनत से वह आज एक डॉक्टर बन चुकी थी और एक बड़े हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कर रही थी। आशा जी अब एक बड़े घर में रहती थी और उस लड़की जिसका नाम उन्होंने अंशु रखा था, उसने उनके लिए नौकर भी रख दिए थे। घर में हर एक सुविधा थी। एक बार आशा जी काफी बीमार हो गई, तो अंशु ने उन्हें हॉस्पिटल बुला लिया। लेट केबिन में बैठे अंशु ने उन्हें एक तरफ बैठा रखा था और साथ ही बार बार आते मरीजों को भी देख रही थी। आशा जी अपनी दवाई ले चुकी थी और अंशु के फ्री होने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने चलने के लिए कहा, तो अंशु ने कहा, माँ बस एक पेशेंट और है, फिर उसके बाद घर चलेंगे। यह सुनकर आशा जी शांत बैठकर उसका फिर से इंतजार करने लगी। अंतिम पेशेंट बाहर थी और अंशु ने उसको नर्स से अंदर भेजने को कहा। उसने आते ही कहा, हेलो डॉक्टर, मेरा नाम सोना है। कहकर वह बैठ चुकी थी और सोना उससे पूछताछ करने लगी। लेकिन अंदर बैठी आशा जी यह नाम सुनकर चौंक गई थी। आती आवाजों पर कान लगाया तो लगा, अरे यह तो उसकी ही आवाज है। यह सोचकर जिज्ञासा भरी आशा जी ने बाहर झांका, लेकिन पीठ होने के कारण समझ नहीं आया कि ये कौन है। लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था और वह बार बार उस आवाज को पहचान रही थी। उनसे रहा न गया और वह उठकर बाहर चली गई। साथ में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए उसे देखने लगी तो सन्न रह गई। यह तो वही थी, उनकी बहू सोना। उनकी आंखें फटी रह गई। सोना ने भी बगल में कुर्सी में बैठी आशा की तरफ नजर घुमाई तो वह खामोश हो गई। अंशु ने कहा, आप बोलती रहिए, चुप क्यों हो गई? मैं दवाई लिख रही हूँ, आगे बताइए क्या परेशानी है? सोना का सारा ध्यान बगल वाली कुर्सी पर बैठी आशा जी पर था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने अंशु की तरफ देखकर पूछा, यह कौन है? अंशु ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी माँ है, मेरी सब कुछ है। आज इनका इलाज होना था तो आई हुई है। आप अपना बताइए, हमें घर भी जाना है। सोना हैरान थी। उसने कहा, यह तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? इस ओर आशा जी चिढ़ गई। क्यों? जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे हुआ। अपने काम से काम रखो। अंशु अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थी। तभी पीछे से अमन भी आ गया और इतने साल बाद माँ को सामने देखकर हैरान हो गया। उसके मुंह से निकल गया, मम्मी आप यहाँ? कहाँ थी इतने साल? मैं और दीदी आपको खोकर कितने परेशान थे। अंशु भी हैरानी से यह सब देख रही थी। उसने जब आशा जी से पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो अमन चौंक गया और उसने भी अंशु को माँ कहते देखकर उसके बारे में आशा जी से पूछा। आशा जी कुछ बताना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, अपनी औलाद को जाकर देखो, जिसको मुझसे पीट पीट कर दूर कर रहे थे। अमन ने धीरे से कहा, वो अब नहीं है मम्मी। आशा जी यह सुनकर परेशान हो उठी और बोली, नहीं नहीं है, इसका क्या मतलब? अमन ने तुरंत कहा, वो जाने कहाँ चली गई। सोना के साथ गई थी और कहीं बिछड़ गई। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली और फिर दूसरा कोई बच्चा हुआ ही नहीं। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं जगी। आशा जी ये सुनकर और जोर से चीख पड़ी। इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इसे तो वो चाहिए ही नहीं थी। इसका क्या भरोसा, जाने इसने क्या किया होगा उसके साथ। और तुमसे झूठ बोल रही है, अब जाने वो कहाँ होगी। तुमसे अच्छे तो हम हैं कि अंशु मुझे ट्रेन में माँ बाप से बिछड़ी हुई अंशु, और जब माँ बाप का कुछ पता नहीं लगा तो मैंने रख लिया, इसके लिए जीवन जिया और मेहनत करके इसको डॉक्टर बना दिया। आशा जी इस खबर से सदमे में थी। उन्हें अपनी असली पोती के खो जाने का बहुत दुख था। वो यह बात बताना नहीं चाहती थी, मगर गुस्से में जाने कब कह गई। खामोश बैठी सोना जैसे होश में आ गई।
ट्रेन में मिली थी? कौन सी ट्रेन में मिली थी? बताइए मुझे। सोना ने आशा जी के कंधे पकड़कर जोर से हिलाकर पूछा। आशा जी हैरान थी और आगे कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन सोना के बहते आंसू देखकर कहा, देखो यह तो वो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। यह मुझे पहली शिफ्ट की लोकल ट्रेन में मिली थी। बहुत रो रही थी और लगभग 2.5 साल की थी। सोना ने अमन की तरफ देखकर जोर से कहा, अमन, मैंने वही तो छोड़ा था उसको, ऑफिस जाते हुए छोड़ दिया था। यह कहकर सोना मुंह को हाथों में छुपाकर जोर से रोने लगी। अंशु को हैरानी हो रही थी। अभी तक यह साबित नहीं हो रहा था कि अंशु सोना की ही बेटी है। बात सुनकर अमन बेहद गुस्से में था, लेकिन बीमारी के चलते वो सोना को चुप कराने लगा। लेकिन आशा जी ने तुरंत कहा, मुझे तो पता था कि इससे ज्यादा यह कुछ कर नहीं सकती। बच्चा पालना एक तपस्या है जो इसके बस का नहीं है। तभी तो आज तक बे औलाद है। उस बच्ची की बद्दुआ भी तो इसके साथ है। सोना ने अंशु की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी ही बेटी हो, मेरा दिल कहता है, क्योंकि आज मेरी बेटी होती तो तुम्हारी ही उम्र की होती। अंशु को कुछ नहीं सूझ रहा था और वो आशा जी की तरफ देख रही थी। सोना के प्रति नफरत आशा जी को कुछ भी सोचने का मौका नहीं दे रही थी, मगर मौके की नाजुकता को देखकर उन्होंने बता दिया कि हाँ, अंशु बिल्कुल मेरे पोती जैसी दिख रही थी और इसीलिए आशा जी उसे खुद से अलग नहीं कर पाई थी। लेकिन सास बहू के बीच अंशु को लेकर लड़ाई जारी रही। आशा जी ने कहा कि अगर इतना ही प्यार करती थी तो ट्रेन में क्यों छोड़ा, और मैंने इसको बड़ा किया है, इतने साल पाला है, आज ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो तुम्हें दे दूं, जबकि तुम्हारी बेटी होने का कोई सबूत भी तुम्हारे पास नहीं है। इस बात पर सोना खामोश थी, लेकिन फिर भी उसने अंशु पर हक जताना जारी रखा। कोई फैसला ना होते देख अमन ने कहा कि टेस्ट कराते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंशु झट से खड़ी हुई और बोली, कहाँ से आ गए आप लोग? अगर आपकी हुई भी तो क्या फर्क पड़ता है? छोड़ तो दिया था ना, अब जाइए यहाँ से। टेस्ट आपकी मर्जी से नहीं होगा, मेरी मर्जी होगी। अंशु यह कहकर आशा जी से लिपट गई और रोने लगी। अमन ने सोना को समझा बुझा कर उठाया और घर ले गया। अंशु ने दिमाग पर इस बात का बहुत बड़ा गहरा असर पड़ रहा था और वो रात को सो नहीं पा रही थी। इधर उधर करवट लेते हुए बेचैन हो रही थी। तभी उसका फोन बजा। डॉक्टर, वो पेशेंट जो दिन में आई थी, उसको इमरजेंसी हो गई है, जोर जोर से सांस ले रही है, आप जल्दी आ जाइए। आशा जी, जो कि आज तबीयत खराब होने के कारण उसके बगल में ही सो रही थी, उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ अंशु। बताना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर बता दिया, जिससे आशा जी परेशान होकर झट से उठकर बैठ गई और बोली, बेटा जल्दी से जा, देख ले जाकर उसको क्या हुआ है। अंशु ने फटी आंखों से देखते हुए कहा, माँ, ये आप कह रही हो, वह भी उनके लिए जो जाने मेरी माँ है भी कि नहीं। बेकार मुझ पर हक जमा रही थी। आपकी बहू है इसलिए कह रही हो ना। आशा जी ने कहा, बेटा वो सब छोड़, तू डॉक्टर है, तेरा पहला कर्तव्य मरीजों का ख्याल रखना है, उनकी जान बचाना है। आशा जी बोल ही रही थी कि नर्स का फोन दोबारा आ गया। मैडम जल्दी आ जाइए, यह लोग परेशान हैं, मरीज को सच में इमरजेंसी है। आशा जी ने फिर से कहा कि बेटा जल्दी से जा, अगर कुछ हो गया तो इसका पाप तुझे ही लगेगा कि एक डॉक्टर होते हुए भी एक मरीज का ख्याल नहीं किया। ईश्वर जाने क्या सजा देंगे। अंशु उठ खड़ी हुई और जल्दी से जाकर कपड़े बदलकर कार निकालकर हॉस्पिटल जा पहुंची। आशा जी भी फिक्र में साथ ही गई थी। सच में सोना बोल भी नहीं पा रही थी और पहले उसको तुरंत ऑक्सीजन लगाई गई। अंशु ने उसका चेकअप किया और कुछ इंजेक्शन दिए, जिससे सोना को कुछ राहत हुई और वह सो गई। लेकिन नींद में भी वो एक ही बात कह रही थी, अमन मेरी बच्ची ला दो, प्लीज मेरी बच्ची ला दो। यह देखकर अमन ने अंशु के सामने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर सोना को प्लीज आप ही बचा सकती हैं। देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। यह तो पहले ही आपके पास बीमार आई थी। आप मेरी बेटी जैसी हैं, लेकिन अगर टेस्ट हो जाते तो सारे वहम दूर हो जाएंगे और सोना को भी मैं समझा सकूंगा। अभी तो वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अंशु अब दुविधा में फंस गई थी, कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। यह सब आशा जी भी देख रही थी। इस समय उन्होंने कहा, बेटा, मौके के हिसाब से काम करना चाहिए
और इस समय टेस्ट कराना ही सही रहेगा। भले दुश्मन हो, लेकिन इसकी जान भी तो बचानी है। अंशु के दिमाग में बात बैठ गई और उसने मजबूर मंजूरी दे दी। अगले दिन ही इस पर कार्यवाही शुरू की गई। क्योंकि अंशु खुद एक महिला रोग विशेषज्ञ थी, तो परमिशन मिलने में समय नहीं लगा। अमन और अंशु के नमूने लिए जा चुके थे और अब परिणाम आने में 3 दिन का समय कम से कम लगना था। सोना दुआ कर रही थी कि अंशु उसकी ही बेटी हो और आशा जी यह फैसला भगवान पर छोड़ दिया था। परिणाम थोड़ी देर से आए, मगर फैसला जब आया तो सबकी आंखें भीग गई और अंशु खामोश थी। केबिन लॉक करके बैठ गई। सब बाहर बैठे थे और आंखों में आंसू के साथ खामोशी पसरी हुई थी। सोना मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क के साथ व्हील चेयर पर अंशु के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। आशा जी ने अंशु को आवाज दी और कई बार आवाज देने पर जब अंशु ने दरवाजा खोला तो वो आशा जी से लिपट गई। बेतहाशा रोई हुई अंशु तो वो शांत कराने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन अंशु रोते रोते कह रही थी कि यह मेरे कोई नहीं है। माँ, इन्होंने तो मुझे इतनी सी उम्र में छोड़ दिया था। आप ना होती तो मेरा क्या होता? आपके साथ जो इन्होंने किया वह भूल गई क्या आप? अंशु आशा जी और सोना के बारे में पिछला सब कुछ जानती थी। अमन चुपचाप खड़ा सुन रहा था और सोना कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी। अंशु ने देखा तो जल्दी से उसको इमरजेंसी में भेज दिया और खुद भी चली गई। सोना को तड़पते देख आज उसे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था और वह उसको कैसे भी ठीक कर देना चाहती थी। 1 घंटे बाद कोशिश करने के बाद सोना सामान्य हुई तो अंशु की जान में जान आई। जब आंख खुलते ही सोना ने अंशु की तरफ देखा तो अपनी बाहें फैला दी। अंशु से रहा न गया और गले से लग गई। आखिर बेटी के अंदर भी माँ के प्रति प्रेम जाग उठा था। इसके बाद अमन ने भी उसको गले से लगा लिया और पापा पापा कहते हुए अंशु उसके गले लगकर रोने लगी। अमन ने कहा, बेटा मुझे तो पता ही नहीं था कि सोना ने तुमको उस ट्रेन में जानबूझकर छोड़ा था। सच में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अमन ने हाथ जोड़कर कहा। ये उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, कोई बात नहीं पापा, अब हम सब साथ रहेंगे। अमन ने भी कहा, हाँ बेटा, सब। अब सोना भी अपनी गलती समझ गई है। इसके बाद अमन आशा जी के पास आया और कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए। मेरा तरीका हमेशा गलत रहा। काश मैंने सही रास्ता अपनाया होता तो हमारा घर नहीं टूटता। आशा जी नाराज तो थी, मगर वह जानती थी यह सब सोना के कारण हुआ और उस दिन अमन ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने परिवार को इकट्ठा होते देख अपने आंसू पोंछे और दोनों को माफ कर दिया। इतने साल बाद किस्मत से सब इकट्ठे हो गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।